ऑलराइट, नेक्स्ट जो टॉपिक आता है हमारे पास दैट इज़ इंसेंटिव प्लान्स। ये मैंने आपको थोड़ा सा इंट्रोडक्शन में बताया भी था। इंसेंटिव्स का मतलब क्या है कि लेट्स से जो नॉर्मल एक एवरेज परफॉर्मेंस एक एवरेज एम्प्लॉय करता है, अगर वो उससे थोड़ी बेटर परफॉर्मेंस कर रहा है, इसको आप लिख सकते हो लाइक सुपीरियर परफॉर्मेंस करना है किसी एम्प्लॉय ने, करा है एम्प्लॉय ने, तो यू विल ऑब्वियसली रिवॉर्डेड समहाउ, राइट। तो वो रिवॉर्ड देने के लिए आप बोनस वगैरह देते हो, जो उसके लिए आप बोल सकते हो कि हम उसको क्या करें, इंसेंटिवाइज कर रहे हैं, राइट। सो दैट इज़ बेसिकली इंसेंटिव, है ना। उसके लिए आप प्लान बनाते हो, दैट इज़ कॉल्ड इंसेंटिव प्लान। सो इंसेंटिव प्लान में इट रिलेट्स द अर्निंग्स टू प्रोडक्टिविटी, कि जितना ज़्यादा काम, जितनी अच्छी परफॉर्मेंस, उतने ज़्यादा आपको इंसेंटिव में यूज़ प्रीमियम, बोनस या जो भी एट्सेट्रा टू कॉम्पनसेट फॉर सुपीरियर परफॉर्मेंस, है ना, कि सुपीरियर परफॉर्मेंस को रिवॉर्ड करने के लिए, ठीक है। देन बेसिक ऑब्जेक्टिव इज़ टू इंक्रीज द प्रोडक्शन। अब ये आप, हालांकि आप बोल रहे हो कि मैं परफॉर्मेंस, बेटर परफॉर्मेंस को ही रिवॉर्ड कर रहा हूँ, बट आप ये कर इसलिए रहे हो ताकि वो परफॉर्मेंस बेटर हो सके, ताकि वो इंसेंटिव्स ले पाने के ही बहाने ही सही, बट परफॉर्मेंस तो बेटर कर रहे हैं एटलीस्ट, राइट। सो दैट इज़ द बेसिक एजेंडा। ऑब्जेक्टिव्स में और भी होंगे। पहला है अलाइनमेंट बिटवीन ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स एंड वो, क्यों, क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव क्या रहता है, परफॉर्मेंस बढ़ाना। एम्प्लॉय का ऑब्जेक्टिव क्या रहता है, अपना कॉम्पनसेशन बढ़ाना। एम्प्लॉय को तो सैलरी और इन सब से ही मतलब है ना, उसको रिवॉर्ड क्या मिल रहा है ना। सो दोनों के ऑब्जेक्टिव को लिंक कर दिया इंसेंटिव ने। देन कॉम्पनसेशन इज़ रिलेटेड टू आउटपुट। सो ऑब्वियसली एक बेनिफिट जो इसमें आता है वो ये है कि जब आप आउटपुट के बेसिस पे किसी की कॉम्पनसेशन को रखते हो, देन एम्प्लॉयज़ यूजुअली बोलते हैं कि उसको फेयर, है ना, या फिर बोलो नॉट बायस्ड। मेरा पेन को क्या हो गया, राइट, नॉट बायस्ड, बिकॉज भाई आपके ऊपर है, आप 10 आउटपुट बनाओगे आपको 10 के पैसे मिलेंगे, 100 बनाओगे आपको 100 के मिलेंगे, राइट। सो इसमें कोई बायसनेस या अनफेयरनेस नहीं रहती है। सो दैट इज़ वन थिंग, है ना, कि आप अगर आउटपुट से लिंक करोगे तो दैट इज़ थोड़ा अच्छी चीज़। देन रिडक्शन इन यूनिट लेबर कॉस्ट। क्यों, क्योंकि अगेन हर एक बंदा अपना ऑप्टिमाइज़ करने के लिए, मैक्सिमाइज़ करने के लिए बैठा है वहाँ पे, और अपना आउटपुट भी, राइट। सो पर यूनिट जो आपका लेबर कॉस्ट आएगी वो कम आएगी, बिकॉज कम लेबर से आप ज़्यादा काम करवा पा रहे हो, बिकॉज एफिशिएंसी बढ़ गई है यहाँ पे। जब आप आउटपुट इंक्रीज़ कर रहे हो ना, बिकॉज सबको आपने इतना इंसेंटिव दिया है आउटपुट बढ़ाने के लिए, तो एफिशिएंसी बढ़ गई है ना, वो कम टाइम में फटाफट काम करेंगे ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा पैसे कमा पाए। रिड्यूस सुपरविजन, सुपरविजन की ज़रूरत अब कहाँ पड़ेगी, ऑब्वियसली आपको जब पहले ही मैंने बता दिया इफेक्टिवनेस एफिशिएंसी बढ़ ही चुकी है। सो व्हाट इज़ द नीड, अब सुपरवाइज़र को सिर पे रखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि पहले सुपरवाइज़र को सुपरविजन की नीड ही इसलिए होती थी कि उससे काम करवाऊँ, है ना, कहीं वो ढीले ना पड़ जाए। अब वो ढीले नहीं पड़ेंगे, बिकॉज उन्हें इंसेंटिव चाहिए, तो वो ऑलरेडी अपने पोटेंशियल जितना प्रॉपर काम ले रहे हैं उससे ज़्यादा ही पुश कर रहे हैं खुद को, ताकि वो ज़्यादा अर्न कर पाएँ। देन गुड ह्यूमन रिलेशंस, ऑब्वियसली जो भी एम्प्लॉयज़ हैं, एक तो मैंने आपको ये बताया कि बायसनेस वगैरह नहीं रहती ना, तो आपस में जेलसी वाला फैक्टर भी नहीं रहता। ऊपर से जो सुपीरियर सबऑर्डिनेट का रिलेशन है वो भी बेटर हो जाता है, राइट। सो ओवरऑल मैनेजमेंट और एम्प्लॉयज़ का रिलेशन बेटर हो रहा है। देन हायर एम्प्लॉयज़ मोराल, मोराल मोटिवेशन भी क्यों बढ़ा है, क्यों, क्योंकि उन्हें पता है कि ठीक है, अगर हम ज़्यादा काम कर रहे हैं तो दे आर कॉम्पेंसेटिंग अस फॉर इट, सो दे फील मोटिवेटेड, राइट। सो दैट ड्राइव, इंसेंटिव एक्ट्स एज अ ड्राइव फॉर दैट एम्प्लॉय। बेनिफिट्स में भी देखो यही सब है, आई डोंट थिंक इसमें एनीथिंग कुछ आपको नया देखने को मिलेगा। रिक्वायरमेंट्स ऑफ अ साउंड इंसेंटिव सिस्टम, अगर आप एक अच्छा बना रहे हो, पहला तो पॉलिसीज़ जो हैं अच्छी होनी चाहिए, है ना, वेज एडमिनिस्ट्रेशन पॉलिसी फेयर होनी चाहिए दोनों के लिए, मैनेजमेंट के लिए भी और वर्कर्स के लिए भी। देन साइंटिफिक सिस्टम होना चाहिए, जैसे टेलर वाला सिस्टम था, दैट वाज प्रॉपर साइंटिफिक, कि फार्मूला के बेसिस पे कोई बायसनेस नहीं होगी, कोई अनफेयरनेस नहीं होगी, सब कुछ ट्रांसपेरेंट है, राइट। सो अगर साइंटिफिक सिस्टम रखते हो ताकि वो सबको समझ भी आ जाए, कोई इलॉजिकल ना बोले उसको, है ना, इट मेक्स सेंस टू एवरीवन। वर्कर्स पार्टिसिपेशन, ज़रूरी ऐसा नहीं है कि आप सीधा ऑर्डर ही दे दो, है ना, ऑर्डर कर दिया कि हाँ ये यही इंसेंटिव प्लान, ऐसा नहीं होना चाहिए, है ना, उनका भी थोड़ा कंसिड्रेशन लो, है ना, उनका भी सलाह मशवरा लो, राइट। गारंटी ऑफ मिनिमम, मिनिमम तो आपको देना ही है, बिकॉज दैट इज़ द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। मेंटेन करने के लिए हर इंसान का एक राइट होता है कि मिनिमम वेजेस तो उसका हक है, जो कॉन्स्टिट्यूशन ने उसे दिया, आप नहीं उससे ले सकते। सिंप्लिसिटी, ताकि उन्हें समझ आ जाए, क्लैरिटी रहे, है ना, कोई एम्बिगुइटी ना रहे। डेफिनेटिवनेस भी वही है, वेग नहीं होना चाहिए, है ना, किसी को समझ में ही ना आए, आर्बिट्रेरी नहीं होना चाहिए। वाइड कवरेज,
है ना, सारी पॉसिबिलिटीज़ कवर हो। पता लगे आपने प्लान पूरा बना दिया और फिर अगले ही दिन कुछ ऐसा हो गया जो आप बोलो अरे ये तो मैंने प्लान में सोचा ही नहीं था, इंक्लूड ही नहीं किया था। देन नो अपर लिमिट, ऐसा नहीं होना चाहिए कि इससे ज़्यादा तो कोई कमा ही नहीं सकता, जितना जो ज़्यादा कमा रहा है उसको मिलना चाहिए उसका हक, ठीक है। फॉलो अप, ये तो हर चीज़ में मैं बताता हूँ कि फीडबैक वगैरह ज़रूरी है ताकि आगे के लिए बेटर हो सके चीज़ें। देन वी हैव परफॉर्मेंस लिंक्ड कॉम्पनसेशन। ये परफॉर्मेंस लिंक्ड कॉम्पनसेशन का मतलब यही है जो अभी हमने बात की है आउटपुट से रिलेटेड। जितना आप आउटपुट देते हो उतना मैं आपको कॉम्पनसेट कर रहा हूँ। अब इसमें बहुत सारे जो प्लान्स बनते हैं 3 टाइप्स के हैं, एक है इंडिविजुअल, एक है ग्रुप या टीम, एक है ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। इंडिविजुअल लेवल पे ये 3 करने हैं, ग्रुप पे ये 2 करने हैं, ऑर्गेनाइजेशन में 2 करने हैं। हालांकि इसके और भी होते हैं बट वो आप तब करोगे जब आप प्रॉपर सीएम का सब्जेक्ट पढ़ोगे, दैट इज़ कंपनसेशन मैनेजमेंट। प्रॉपर एक बुक है आपकी इस पर, आई थिंक लास्ट सेमेस्टर में आएगी आपकी, बट तब के लिए ठीक है, तब तक तो जितने सिलेबस में है उतने ही कराता हूँ मैं। देन यूटिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस, ये मैंने आपको बताया, मोटिवेशन दे देगा, है ना, ईजी है। देन ऑब्वियसली एक्चुअल परफॉर्मेंस के बेसिस पे दे रहे हो, प्रोडक्टिविटी बढ़ जाएगी, ये सब तो बहुत कॉमन चीज़ है। ये क्या है, इसको थोड़ा मैंने शिफ्ट करना है, लेट्स सी मैं कर भी पाता हूँ कि नहीं, आई एम नॉट श्योर। ओके, हो गया। देन वी हैव इंडिविजुअल परफॉर्मेंस लिंक्ड कॉम्पनसेशन। देखो इंडिविजुअल परफॉर्मेंस लिंक्ड में पहला है पीस रेट पे, ये तो वही जो टेलर वाला आपने पढ़ रखा होगा, है ना, इंडिविजुअल पीस रेट कि आप जितने यूनिट्स बनाओगे उस हिसाब से आपको मिल जाएगा, राइट। मेरिट पे, मेरिट किस हिसाब से होती है पता है ना, मेरिट इज़ बेसिकली आपका परफॉर्मेंस क्या रही है पिछले कुछ टाइम पीरियड। मेरिट इज़ बेसिकली लिंक्ड टू अ टाइम पीरियड। उस टाइम पीरियड की आपकी परफॉर्मेंस चेक की जाती है, इवैल्यूएट की जाती है। परफॉर्मेंस अप्रेजल के हिसाब से, इवैल्यूएशन के हिसाब से आपका एक मेरिट निकलेगा। एंड मेरिट में इफ़ यू रिमेंबर, ये आपको बेसिक पता भी होना चाहिए, ऑलवेज रैंक्स होती हैं। इस रैंक्स के बेसिस पे आपको इंसेंटिव मिलते हैं। लेट्स से कि जो सबसे ऊपर वाला होगा उसे 20%, 30% ऑफ सैलरी मिलेगा, इसको 20% मिलेगा, इसको 10% मिलेगा, इसको 3% मिलेगा, 2% मिलेगा, 1% मिलेगा। जो भी बेसिकली आपने बनाना है प्लान वो बनेगा। सो इट इज़ बेस्ड ऑन द रैंकिंग ऑफ द एम्प्लॉयज़ कि जो टॉप परफॉर्मर है उसको कितना मिलेगा एंड जो बाकी हैं उन्हें क्या मिलेगा। देन इसका एडवांटेजेस क्या होगा, इफ़ यू आर लिंकिंग टू इट इंडिविजुअल परफॉर्मेंस, ऑब्वियसली मोटिवेशन है ना, कि मेरे को सबसे बेटर करना है। देन गुड, एवरेज और बिलो एवरेज में डिस्टिंक्शन, ऑब्वियसली रैंक्स बनाई है तो ये डिस्टिंक्शन तो होगा ही, ठीक है। देन कुछ क्रिटिसिज्म भी देख लो। पहला है कि डज नॉट फॉलो इमीजिएटली द इंस्टेंसेस ऑफ द परफॉर्मेंस दैट द मैनेजमेंट, ठीक है। अब मान लो किसी ने कोई काम किया ऐसा जिसका रिजल्ट इमीडिएट नहीं दिखा, तो आपको रिवॉर्ड तो नहीं मिलेगा। मान लो आप 2 साल बाद उसका रिजल्ट दिख रहा है, किसी वर्कर ने 2 साल पहले कोई काम किया था उसका, अब आप उसको रिवॉर्ड कैसे दो, है ना, वो तो आपने इतने टाइम तो उससे दिया नहीं इंसेंटिव की, इमीडिएट रिजल्ट नहीं दिखा आपको। दिस इज़ वन थिंग। देन इट माइट बी बेस्ड ऑन सुपीरियर सब्जेक्टिव एवेल्यूएशन। ऑब्वियसली जो ये रैंकिंग्स बनेगी ये कोई तो बनाएगा ना, और जो बनाएगा वो तो बायस वगैरह भी हो सकता है, तो क्या करोगे, राइट। Then there is lump sum merit pay. This is also called re-earnable bonus. Basically, it is थोड़ी बहुत जैसे मैंने बोला रैंकिंग्स बना दी 1 2 3 4 या यूनिट्स के बेसिस पे बना दिया। बोथ ऑफ दिस इज़ वेरी रिजिड कि ठीक है एक बार जो बन गया वो ठप्पा लग गया, आप उसको चेंज ही नहीं कर सकते। तो इस रिजिडिटी को हटाने के लिए क्या किया जाता है, ईच एम्प्लॉय विद सेटिस्फैक्ट्री परफॉर्मेंस रिसीव्स अ सिंगल लंप सम अमाउंट एट द टाइम ऑफ हिज रिव्यू एंड दिस अमाउंट ऑफ इंक्रीज इज नॉट एडेड टू हिज बेस सैलरी। मतलब कि जो बेस सैलरी है वो उतनी ही रहेगी अनटिल जब तक उसका प्रमोशन नहीं हो जाता। व्हाट यू आर डूइंग इज, मान लो किसी की बेस सैलरी एक पर्टिकुलर लेट्स से 20 लाख है, राइट। ये बेस सैलरी इतनी ही रहेगी, ऑब्वियसली अगर प्रमोशन हो जाएगा तब उसकी मान लो 25 लाख हो जाएगी सैलरी, दैट इज़ डिफरेंट थिंग। बट जब तक प्रमोशन नहीं होती तब तक बेस सैलरी इतनी ही है। जैसे ही वो एक सेटिस्फैक्ट्री परफॉर्मेंस देता है किसी टाइम, अब उसको एक लंप सम अमाउंट जो है देते हो। ये इंक्रीज आपका सैलरी से परसेंटेज में नहीं निकला है, जस्ट एक लंप सम अमाउंट है। ऐसा नहीं है कि 20% ऑफ सैलरी या ऐसा कुछ की सैलरी बढ़ जाएगी आपकी, वैसा नहीं होगा। जस्ट कुछ एक्स्ट्रा अमाउंट दे दिया और फिर अब जब नेक्स्ट वो एक अच्छी परफॉर्मेंस करेगा तब जाके उसे वो लंप सम अमाउंट मिल जाया करेगा। ऐसे ऐसे करते करते आप ये इंश्योर कर रहे हो एम्प्लॉयज़ के लिए कि वो अच्छा एक बोनस जो है बार बार अर्न कर सकते हैं। इफ़ दे वांट they should show continuous good improvement in performance and they'll get the bonus lump sum amount की फॉर्म में। सो
दोनों चीज़ें होगी यहाँ पे, आपने परफॉर्मेंस और पे को लिंक भी कर दिया और सैलरी को उतना ही रखा है ना, तो दोनों चीज़ें उसके लिए हो गई है। देन देर इज़ समथिंग कॉल्ड कमीशन। कमीशन पता ही है आपको, राइट? बेसिकली सेल्स जॉब में जितनी ज़्यादा सेल्स करोगे उस बेसिस पे आपको कमीशन मिल जाता है, राइट? सो अब ये जो कमीशन है ना, ये बेसिकली इसको भी आप दो प्लान्स में बोलते हो। एक होता है स्ट्रेट कमीशन प्लान, दूसरा होता है सैलरी प्लस कमीशन, राइट? सो स्ट्रेट कमीशन प्लान इज जस्ट कि मान ले जितनी भी सेल्स की तूने उसका एक परसेंटेज तेरे को सीधा मैं दे दूँ, ठीक है? 20 लाख की सेल की तो 5% ऑफ 20 लाख तेरे को सीधा मिल जाएगा। सैलरी प्लस कमीशन में होता है कि आप बेसिक जो सैलरी उसे दे रहे हो वो तो दोगे, उसके साथ में कमीशन दे दोगे, बट दे आर टोटल 100%। मतलब आपको जितना भी कॉम्पनसेशन देना है उसका टोटल 100% है। ये एक डिफरेंट डिफरेंट प्रोपोर्शन में आप दे सकते हो। लेट्स से हर एक का प्लान अलग है। लेट्स से आप मान लो 70-30 का प्लान फॉलो कर रहे हो, तो उस टाइम जितना भी पेमेंट आपको करना है मैं 30% एज अ सैलरी दे दूंगा तुमको, बाकी बोलूँगा एज अ कमीशन, ठीक है? तो अब आप चीज़ें ज़्यादा कर दोगे तो वो 70-30 का 70 प्रोपोर्शन ऑब्वियसली ज़्यादा हो जाएगा ना। अगर लेट से 20 लाख की सेल है तो 70% जितना है, अगर आप 30 लाख की सेल करके आते हो तो उसका 70% ज़्यादा ही होगा, राइट? सो अगर आपको सैलरी भी बढ़वानी है देन यू कैन डू इट अंडर दिस वाला सेकेंड वाला मेथड। यहाँ पे सैलरी सेम रहती है, राइट? लेट से अगर सैलरी 10 लाख है तो वो 10 ही रहेगी, और फिर कमीशन एक्स्ट्रा जितना आप करोगे उतना मिलता है। यहाँ पे आप सैलरी भी बढ़वा सकते हो बिकॉज आपने ये बैंड वाला सिस्टम कर रखा है कि 70-30 का रेशो में ही आप चीज़ों को लेके आते हो, राइट? ये तो हो गया आपके सारे जो बताए इंडिविजुअल है ना, हर एक का इंडिविजुअल जितना आउटपुट आएगा उस हिसाब से आप चीज़ें कर रहे हो। एक ग्रुप परफॉर्मेंस लिंक्ड भी होता है, यहाँ पे एज अ ग्रुप परफॉर्मेंस जज करते हो एंड देन सबको इंसेंटिव मिलता है। सो बोनस इज कैलकुलेटेड ऑन कलेक्टिव प्रोडक्शन ऑफ द ग्रुप ऑफ इंटरडिपेंडेंट वर्कर्स एंड डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द ग्रुप मेंबर्स ऑन सम एग्रीड बेसिस। बेसिकली लेट से कोई आप एक प्रोजेक्ट में किसी टीम को डाल रखे है ना, टीम ए है, तो ये पूरा एक पर्टिकुलर प्रोजेक्ट करेगी फॉर लेट से 2 मंथ्स। अब 2 मंथ्स में ये जितने यूनिट्स या जितना भी ये प्रोजेक्ट अच्छी तरह से करेगी, लेट्स से सेल्स पे है ये बेस्ड, तो जितनी ज़्यादा सेल्स करेगी तो उस पूरे ग्रुप को उतना ज़्यादा मैं इंसेंटिव करूँगा, राइट? इसमें किसी इंडिविजुअल का वो नहीं होगा, बट ऑब्वियसली पूरा एज अ ग्रुप में जज करूँगा। नाउ इंपॉर्टेंट बेसिस फॉर द डिस्ट्रीब्यूशन इज कि अगर मान लो सिमिलर स्किल्स एंड एबिलिटीज़ है ना, तो इक्वल बेसिस पे दे दो। अगर group members have different basic wages rate then bonus is distributed in proportion to the basic rate, है ना? तो इसमें आउटपुट ये अगेन आप सीएम में पढ़ोगे जब बाद में आएगा, बट इतना ध्यान रख लो ऑब्वियसली अगर सब लोग सेम ही लेवल पे हैं इस टीम में तो आप इक्वल दे दोगे। अगर सबके सैलरी वेजेस जो ऑलरेडी मिलते थे उन्हें वो डिफरेंट है ना, देर आर पीपल जो लेट्स से 20 के सैलरी पे हैं, देर आर पीपल जो 100 के सैलरी पे, तो आप उनको 1:5 में ही दोगे। लेट्स से 6 लाख का आपका एक्स्ट्रा इंसेंटिव देना है तो आप 1 लाख इसको दोगे, 5 लाख इसको दोगे, जिन जिन का भी इतना है उस प्रोपोर्शन में फिर डिवाइड कर सकते हो, राइट? देन ग्रुप में बी पेड बोनस ऑन अ स्पेसिफिक परसेंटेज बेसिस, राइट? बेस्ड ऑन स्किल एक्सपर्टीज। बेसिकली जो भी आप एग्री करना चाहो उस बेसिस पे आप दे सकते हो, इसमें कोई वो नहीं है, राइट? दे आर सूटेबल इन द फॉलोइंग कंडीशंस। जब इंडिविजुअल परफॉर्मेंस मेजर नहीं कर सकते, जैसे अभी प्रोजेक्ट है पूरा तो सब ने टीम ने किया, अब आप मेजर थोड़ी कर सकते हो टीम में किसने ज़्यादा काम किया किसने कम। कोई बोलेगा मेरा काम ज़्यादा इंपॉर्टेंट था, कोई बोलेगा मेरा वाला ज़्यादा इंपॉर्टेंट था, राइट? सो उस केसेस में बेटर होता है आप ग्रुप इंसेंटिव प्लान फॉलो करो। देन कंस्टिट्यूट अ ग्रुप प्रोसेस। अब ग्रुप में अगर सिमिलर स्किल्स एंड एबिलिटीज़ हैं तो बिल्कुल ये बन जाता है ना, इक्वल आप सीधा बांट दोगे सब में। एंड देन द फिनिश प्रोडक्ट इज रिजल्ट ऑफ कलेक्टिव एफर्ट्स। भाई कि अगर सबने कलेक्टिवली काम किए और आप इंडिविजुअल नहीं इसको डिफ्रेंशिएट कर पा रहे हो तो आप ग्रुप इंसेंटिव प्लान पे जाओगे। फिर अब इसका पहला टाइप जो आता है ग्रुप वाले का, दैट इज़ प्रॉफिट शेयरिंग। प्रॉफिट शेयरिंग का एक एग्रीमेंट होता है, बेसिकली मैनेजर्स एम्प्लॉयज़ दोनों आमने सामने हैं, दोनों एक रेशो डिसाइड करते हैं, हम जो भी प्रॉफिट होगा इस रेशो में बांटेंगे, राइट? सो between the management and employees there is an agreement under which employees receive a share fixed in advance of the profits. मान लो अगर प्रॉफिट 100K का है, उन्होंने रेशो अगर पहले से ही डिसाइड कर रखा है 1:2 में होगा, तो आप उसी रेशो में उसको डिवाइड कर दो। वैसे ये रेशो सही नहीं बनेगा बट लेट्स से 1:4 है ना, सो यू विल गेट 20K एंड यू विल गेट 80K, ऐसे डिवाइड हो जाएगा, राइट? सो इसके इंपॉर्टेंट फीचर्स देख लो प्रॉफिट शेयरिंग के।
देयर इज एन एग्रीमेंट, ये तो बता दिया. देन द बोनस अराइजिंग फ्रॉम द प्रॉफिट शेयरिंग प्लान इज पेड टू द एम्प्लॉयज़ इन एडिशन टू देयर रेगुलर वेजेस. मतलब वेजेस जो ऑलरेडी मिलने थे वो तो मिलेंगे, ये प्रॉफिट शेयरिंग जस्ट एक्स्ट्रा जो प्रॉफिट मिला है उसमें से होगा. राइट, सो दे आर टू डिफरेंट पेमेंट्स है ना, वेजेस भी मिलेंगे और प्रॉफिट अलग से मिलेगा. Then bonus is payment is made when the amount of profit exceeds a specified amount. It is also implied that bonus paid is not a part of cost of production. Obviously प्रॉफिट का मतलब यही है ना कि अगर एक सर्टेन अमाउंट से ज़्यादा आपको पैसे मिल रहे हैं, जैसे मान लो प्रॉफिट बहुत ही कम है, तो आप बोलोगे कि नहीं ऑब्वियसली इस केस में तो नहीं दूंगा. अगर प्रॉफिट किसी कंपनी में किसी साल बहुत ज़्यादा हो जाता है, तब ये बात आती है कि प्रॉफिट शेयरिंग एम्प्लॉयज़ को भी एक्स्ट्रा कुछ मिलना चाहिए एज अ बोनस. देन द बेसिस इज जनरली द बेसिक पे. यूजुअली जो पेमेंट होती है ना, ये एम्प्लॉयज़ की जितनी बेसिक पे है उस रेशो में दे देते हो आप. वर्कर्स शेयर द फर्म्स प्रॉफिट्स ओनली, दे डू नॉट कॉन्ट्रीब्यूट टू लॉसेस. लॉस है तो आप उनकी सैलरी काटोगे नहीं, ऐसा भी है. राइट, बेनिफिट्स क्या है देखो, पहला है इंडस्ट्रियल पीस, है ना. जब मैनेजर्स और एम्प्लॉयज़ किसी चीज़ में एग्री कर रहे हैं तो ऑब्वियसली देयर इज इंडस्ट्रियल पीस. टीम स्पिरिट दिख रहा है मैनेजमेंट और एम्प्लॉयज़ में. देन वर्कर्स मोटिवेटेड हैं कि चलो हमें मैक्सिमम प्रॉफिट कमाने का इंश्योर करना है ताकि प्रॉफिट का हिस्सा हमें भी मिल जाए. एंड देन देयर इज स्टेबिलिटी इन द वर्किंग, वर्क कल्चर अच्छा होगा, वर्क क्लाइमेट अच्छा होगा. राइट, सो दिस इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट. Then there is, this plan results in equitable distribution. Equitable और equal different होता है. Equitable मतलब ये है कि अगर देखो किसी प्रॉफिट को लाने में एम्प्लॉयज़ का भी उतना ही हाथ होता है, तो दैट इज़ वाई दे डिज़र्व, अगर बहुत ज़्यादा प्रॉफिट का भी कंपनी कमा रही है, सो दैट इज़ वाई इट इज़ इक्विटेबल, कि बेसिकली दे डिज़र्व इट. राइट, देन इट इज़ को पार्टनरशिप का एक एटमॉस्फेयर. वही एटमॉस्फेयर तो मैंने बता ही दिया, क्लाइमेट और वो सब अच्छा करेगा. अब इसका कुछ ड्रॉबैक्स भी देख लो. देर इज़ नो डायरेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन इंडिविजुअल एफर्ट एंड द रिवॉर्ड. मतलब उन्हें पता नहीं है ना कि मैं कितना इंडिविजुअली, एक इंडिविजुअल एम्प्लॉई है, उसे क्या पता मेरे एफर्ट से कितना प्रॉफिट बढ़ रहा है. राइट, सो अगर वो लिंकेज नहीं पता होता ना, क्लैरिटी नहीं है उस चीज़ को लेकर, तो वो इतना मोटिवेटेड भी नहीं फील करता कभी कभी. द अमाउंट ऑफ प्रॉफिट इज टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड आफ्टर अ स्पेसिफाइड पीरियड. देयर माइट बी नो इन रियल इंसेंटिव टू प्रोड्यूस मोर. आज जाके अगर आप काम करोगे तो उसका इवेंचुअली एट द एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर प्रॉफिट कैलकुलेट होगा, फिर वो प्रॉफिट आएगा, फिर वो बटेगा. इतने टाइम बाद के लिए वो इंसेंटिव ही नहीं रह पाता आपका कि मैं करूँ इस चीज़ को, है ना. अगर इमीडिएट मिल रहा होता फिर आप शायद ज़्यादा अच्छे से लगते हैं उस काम को करने के लिए. देन इट डज नॉट एलिमिनेट द नीड फॉर नेगोशिएशन बिटवीन मैनेजमेंट एंड लेबर. अगर दे भी दोगे तो भी झगड़े तो होने के चांसेस फिर भी रहेंगे ना, कोई वो थोड़ी एलिमिनेट होगा. देन मैनेजमेंट अगर थोड़ी अनस्क्रूप्यूलस है तो वो मैनिपुलेट कर सकती है अकाउंट्स, ताकि प्रॉफिट की वैल्यू शो कम हो, ताकि उन्हें शेयर ना करना पड़े प्रॉफिट. अब क्योंकि बुक्स ऑफ अकाउंट्स तो एम्प्लॉयज़ के हाथ में नहीं है प्रॉपर, है ना, तो वो मैनिपुलेशन कर लेना तो वो कुछ कर भी नहीं पाएंगे. राइट, देन डज नॉट डिपेंड ओनली ऑन द एफिशिएंसी ऑफ वर्कर्स बट ऑल्सो ऑन द सर्कमस्टांसेस. है ना, आप बोल तो रहे कि एम्प्लॉयज़ के बेटर काम से प्रॉफिट हुए, बट क्या पता और कुछ हो, मार्केट ही ऐसी थी कि प्रॉफिट ज़्यादा हो गया, तो फिर तो थोड़ा सा अनडिजर्विंग है ना एम्प्लॉयज़ को देना, मैनेजमेंट को ही मिलना चाहिए फिर तो. सो ऑल दीज थिंग्स दे आर ड्रॉबैक्स में आप जो लिख सकते हो. देन वी हैव बोनस. बोनस भी अगेन आप इसमें क्या लिखोगे देखो, इट्स अ पेमेंट ओवर एंड अबव द वेजेस. ऑब्वियसली वेजेस और सैलरीज तो दे ही रहे हो, उसके एक्स्ट्रा जो भी आप पैसा दे रहे हो दैट इज़ बोनस टू द एम्प्लॉयज़. इट मे बी अ पेमेंट एज एन इंसेंटिव फॉर रेगुलर अटेंडेंस और फॉर हायर आउटपुट और फॉर हायर क्वालिटी और फॉर स्पेशल सर्विसेज रेंडर्ड. कुछ भी चीज़, कोई भी रीज़न हो सकता है ना बोनस देने का. तो इट मे बी अ शेयर इन प्रॉफिट, इट मे बी जस्ट अ डेफर्ड वे. कुछ भी रीज़न हो सकता है बोनस देने का, है ना. बॉस खुश है बोनस दे दिया. राइट, सो एनीथिंग कैन बी देयर. As an extra gratia payment at the goodwill of the management, it is objected to by the labor organizations. Labor always prefers to recognize bonus as deferred wages payable by the firm, whether it is running in profit or loss. अब obviously labor थोड़ी बोलेगी कि हमें as a bonus आप दे रहे हो, वो तो बोलती है ये bonus नहीं है, ये तो deferred wage payable है. मतलब पहले के wages आपने extra देने थे so and so reason से, just वो आपने defer कर रखे थे, तो वो अब आप दे रहे हो. Labor unions tend to do this because they don't like to show in the books of accounts कि हमें बोनस मिला है ना. they are like नहीं, ये तो हमारा हक है ना. Workers and the trade unions are not satisfied with the legal provisions of the Payment of Bonus Act 1965. They demand bonus as deferred wage payments which are not dependent on the company's profitability. यही बताया मैंने अभी बेसिकली.
सो अगेन इसमें बहुत आप डिटेल में जाओगे तो कितना भी जा सकते हो। देन देर इज समथिंग कॉल्ड प्रोडक्टिविटी लिंक्ड बोनस दैट हैज़ बीन इम्प्लीमेंटेड बाय सीजी इन इट्स कमर्शियल एंड इंडस्ट्रियल एस्टैब्लिशमेंट्स विद गुड सक्सेस। ये भी यही है कि आपको बोनस उतना मिलेगा जितना आप प्रोडक्टिविटी ज़्यादा दिखाओगे, राइट। आगे चलते हैं, को पार्टनरशिप। ये मैं इतना डिटेल में देखो जितना करा रहा हूँ उतना सफिशिएंट है, तो ये मैं सोचना कि मैं स्किप करा रहा हूँ। इट्स जस्ट कि मैंने आपको बताया था ना कि यूनिट 4 जो है वो पहले 2 यूनिट्स होते थे, अब एक बनाए। तो अब हम 2 यूनिट्स का काम नहीं एक यूनिट में अब करेंगे, राइट। वी हैव टू डू इट कंसाइज ओनली। ठीक है, चलते हैं आगे। को पार्टनरशिप, नाउ लेबर को पार्टनरशिप अगेन प्रॉफिट शेयरिंग जो पढ़ा था उसी का एक फॉर्म है। हाँ, उसमें हमने लाइक लेट्स से अगर 2 लाख का प्रॉफिट था तो वो एज अ कैश बांट दिया था ना। यहाँ पे को पार्टनरशिप में शेयर्स देते हैं। पार्टनरशिप का मतलब क्या है कि आपको एक तरह से क्या दे रहे हैं, ओनरशिप ही दे रहे हैं। ओनरशिप कंपनीज में फर्म्स में कैसे देते हैं, शेयर्स के थ्रू देते हैं। तो यहाँ पे अगर आप एज अ कैश ना दे के एज अ शेयर्स उन्हें दे रहे हो, ठीक है, आज मतलब उनको ओनर ही बना रहे हो एम्प्लॉयज़ को, कि भाई आजा तू हमारा को पार्टनर बन जाए, एक तरह से कि यू विल को ओन दिस फर्म विद अस। थोड़ा सा ही सही बट कुछ तो करोगे, राइट। सो वो भी एक इंसेंटिव की तरह काम करता है, बिकॉज दे फील वेरी एम्पावर्ड, राइट, कि हमें को पार्टनरशिप के लिए चुना है भाई, राइट। सो वर्कर्स आर गिवन शेयर्स ऑफ द कंपनी ऑफ द वैल्यू ऑफ देयर शेयर इन प्रॉफिट्स। अगेन जो वही शेयर इन प्रॉफिट्स हम कैश में देते हैं उसी की वैल्यू का शेयर्स उनको दे दें। अब शेयर्स का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि प्रॉफिट्स में हिस्सा मिला, बिकॉज प्रॉफिट के शेयर में मिला है, बट इन द फॉर्म ऑफ शेयर्स मिला है। सो देर इज कंट्रोल ओवर द मैनेजमेंट दैट दे गेट। वही ओनरशिप जो मैंने बोला ना, ओनरशिप देने का जो है थॉट रहता है इसके पीछे। स्टेटस चेंज हुआ है उनका, राइट। देर इज़ अ राइट टू शेयर द प्रॉस्पेरिटी ऑफ द कंपनी इन विच दे आर वर्किंग। जिसमें वो काम कर रहे हैं, सोचो उनका ही ओनरशिप थोड़ा बहुत है उनके पास। सच ए गुड इंसेंटिव। द कॉन्सेप्ट इज़ मच वाइडर इन स्कोप, ठीक है। इट रिलेट्स टू इंडस्ट्रियल डेमोक्रेसी, लेबर पार्टिसिपेशन। वही कि आपका जो एम्प्लॉय काम करता है आपकी ऑर्गेनाइजेशन में, अगर आप उसे आप अपनी उसके फर्म में ही अपनी उसके एक ओनरशिप दे रहे हो, दैट इज़ वेरी डेमोक्रेटिक बिकॉज इट इज़ एम्पावरिंग द, लाइक जैसे डेमोक्रेसी में होता है ना कि पीपल को एम्पावर कर रहे हो, कि लोकतंत्र है, जनता का राज है, वैसे यहाँ पे आप बोल रहे हो कि एम्प्लॉयज़ का ही राज है, बिकॉज दे आर ओनिंग द कंपनी नाउ। just a metaphorical way of saying it. So employees are made part owners of the enterprise and they are allowed to participate in the decision making. Obviously अब owner है तो decision making में भी participate करेंगे, right? So this is there. पहला है ऑफरिंग न्यू शेयर्स। बेसिकली 2 फॉर्म्स में आती है ना, एक तो मैंने आपको बताया ईसॉप्स भी होते हैं, राइट। थोड़ा बाद में हम इसको डिटेल में करेंगे। पहला जो है वो तो मैंने आपको बता ही दिया, न्यू शेयर्स आप इशू कर रहे हो, राइट। दोनों चीज़ें होती हैं। मेरिट्स देख लो। द स्टेटस इज इंक्रीज्ड एम्प्लॉयज़ का, ऑब्वियसली एम्प्लॉय से को ओनर की तरह है ना, या शेयर होल्डर बोल सकते हो। तो एम्प्लॉय से शेयर होल्डर का सफ़र तय कर लिया उन्होंने। देन अपॉर्चुनिटी टू पार्टिसिपेट इन द मैनेजमेंट, राइट। सो देर इज़ मोर डिसीजन मेकिंग पावर इन देयर हैंड। देन रिस्पॉन्सिबल मैनर में काम करेंगे, बिकॉज उनका फ्यूचर अब, बिकॉज एम्प्लॉयज़ को ये लगेगा ना कि यार अब तो हम जो करेंगे वो हमारी ही कंपनी का फेट डिसाइड करेगा, बिकॉज हम ही कंपनी चला रहे हैं। जस्ट एग्जैजरेटेड बट टेक्निकली तो येस, राइट। देन लेबर मैनेजमेंट रिलेशंस इंप्रूव कंसिडरेबली। अब ऑब्वियसली मैनेजमेंट और लेबर में अब तो थोड़े तनाव कम हो जाएंगे ना भाई। अब तो तुम्हें मैनेजमेंट का थोड़ा बहुत दर्जा मिल ही गया। अगर डिसीजन मेकिंग ले रहे हो, फर्म के ऑनर बन चुके हो, को पार्टनर हो, शेयर्स हैं तुम्हारे पास, ओनरशिप है तुम्हारे पास, तो ऑब्वियसली डिसीजन मेकिंग पावर है तुम्हारे पास। तो अब तुम हमसे जलोगे नहीं, है ना, कि सिर्फ मैनेजमेंट ही सारे डिसीजन क्यों लेता है, बिकॉज अब एम्प्लॉयज़ भी ले सकते हैं, राइट। सो दिस वॉज द आइडिया। देन देर इज़ इंसेंटिव प्लान फॉर मैनेजर्स। ये आपने मिस कर दिया कि भाई आप एम्प्लॉयज़ को ही सब इंसेंटिव प्लान दोगे, मैनेजर्स के लिए कुछ नहीं है। तो ऐसा नहीं है। परक्यूजिट्स या पर्क्स, फ्रिंज बेनिफिट्स जो हम बात कर रहे हैं वो मैनेजर्स को भी मिलते हैं, ऐसी बात नहीं है, ठीक है। एग्जाम्पल बताता हूँ फिर समझ में आएगा। सो पहला है कैश बोनस पेड ऑन प्रॉफिट्स और इंडिविजुअल परफॉर्मेंस। कैश बोनस दे सकते हो, कमीशन दे सकते हो, कंपनी ने प्रॉफिट कमाया तो कमीशन मिल गया, या ईसॉप्स भी दे सकते हो, राइट। दीज 3 आर जस्ट एग्जाम्पल्स, ठीक है। अब आ जाओ मेन चीज़ पे, जो मैंने आपको बताया था, एक बेस कॉम्पनसेशन एंड देन सप्लीमेंट्री कॉम्पनसेशन। उसमें मैंने आपको बताया था फ्रिंज बेनिफिट्स होते हैं, राइट। फ्रिंज बेनिफिट्स, फ्रिंज फ्रिंज में होता है छोटी मोटी चीज़ें। तो ये फ्रिंज बेनिफिट्स छोटी मोटी सी जो बेनिफिट्स मिल रहे हैं, छोटे मोटे नहीं होते हैं बट नाम से छोटे मोटे हैं ये, ठीक है। तो फ्रिंज बेनिफिट्स दे रेफर टू द एक्स्ट्रा बेनिफिट्स प्रोवाइडेड टू द एम्प्लॉयज़ इन एडिशन
टू नॉर्मल कॉम्पनसेशन, मतलब वेजेस या सैलरी के अलावा गेन जो मिल रहा है। इनडायरेक्ट फॉर्म ऑफ कॉम्पनसेशन नॉट रिलेटेड टू परफॉर्मेंस ग्रांटेड टू द एम्प्लॉइज फॉर जस्ट बीइंग अ मेंबर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, राइट। जैसे मैंने आपको बताया कि किसी एम्प्लॉइज़ को पेड हॉलीडेज़ मिल जाती हैं, या फिर एक्स्ट्रा बीमार है उसको थोड़ा लीवे दे दिया कि चल तू ना आज, या फिर इंश्योरेंस करवा के रखते हो आप, या फिर आप ट्रैवल के लिए किसी को इधर उधर वो भेज देते हो ना कि ट्रैवल अलाउंस दे रहे हैं। अलाउंसेस तो डिफरेंट है, बट ठीक है, यू कैन गिव एनी टाइप ऑफ फ्रिंज बेनिफिट्स दैट यू वांट। लेट्स से आप उसके घर में कुछ सर्विस अलग टाइप की, लेट्स से क्लब मेंबरशिप टाइप चीज़ें आप दे रहे हो अपने एम्प्लॉयज़ को, जो वो यूज़ कर सकते हैं पर्सनल अपने घर पे जाके भी, राइट। सो कार्ड्स दे सकते हो, क्रेडिट कार्ड्स वगैरह। ये सब चीज़ें आप इसलिए थोड़ी दे रहे हो कि तेरी परफॉर्मेंस अच्छी थी, ये तो जस्ट इसलिए दे रहे हो कि भाई तो हमारी ऑर्गेनाइजेशन का मेंबर है, तो ये सब थोड़े बहुत बेनिफिट्स तो मिलते रहेंगे, राइट। सो दैट इज़ वाई ये फ्रिंज बेनिफिट्स को बोलते हो फ्रिंज, फ्रिंज एज एन माइनर बेनिफिट्स, राइट। बिकॉज मेन सैलरी वेजेस तो नहीं है ना ये, दे आर जस्ट सप्लीमेंट्री फॉर्म ऑफ कॉम्पनसेशन एग्जिस्ट ड्यू टू क्लासिफिकेशन ऑफ एम्प्लॉयज़ बेस्ड ऑन द स्टेटस, है ना। मैनेजर होएगा अच्छा खासा, उसे थोड़े ज़्यादा लेवल के बेनिफिट्स मिल जाएंगे। देन दे आर पेड टू ऑल एम्प्लॉयज़ बेस्ड ऑन द मेंबरशिप। देन दे आर नॉट मेंट डायरेक्टली टू इम्प्रूव एफिशिएंसी, अगेन प्रोडक्टिविटी एफिशिएंसी से लिंक्ड नहीं है इसका, जस्ट मेंबरशिप। स्टैट्यूटरी भी वॉलेंट्री भी, है ना। जैसे पीएफ होता है वो मैंडेटरी होता है, स्टैट्यूटरी का मतलब समझते हो ना, स्टैट्यूट, लॉ, लीगल देना कंपलसरी, तो वो प्रोविडेंट फंड एग्जांपल है। वॉलेंट्री तो मैंने बताया ही आपको, पेड लीव्स अगर आप दे रहे हो, या फिर लेट्स से क्लब मेंबरशिप्स दे रहे हो, या क्रेडिट कार्ड्स दे रहे हो, या इंश्योरेंस दे रहे हो, ये सारे आप कोई उससे थोड़ी कर रहे हो कि लीगल आई एम ऑब्लाइज्ड टू डू दिस, नो, यू आर जस्ट डूइंग इट वॉलेंटरीली, अपनी मर्जी से, राइट। दे आर इनडायरेक्ट कॉम्पनसेशन एंड दे रेज द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, ऑब्वियसली ये क्रेडिट कार्ड इंश्योरेंस, दे आर रेजिंग द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, राइट। सो ये सब आप लिख सकते हो। ऑब्जेक्टिव्स में भी अगेन है ना, ये आई डोंट थिंक इसमें कुछ भी एक्स्ट्रा है। नीड एंड रैशनल, ये भी बहुत बेसिक लगेगा बट ठीक है, पढ़ लेते हैं। सोशल सिक्योरिटी, जैसे मैंने बताया आपको रिटायरमेंट बेनिफिट्स मिल जाते हैं, या फिर आपको किसी टाइप के इंश्योरेंस बेनिफिट्स मिल रहे हैं, दिस इज काइंड ऑफ सिक्योरिटी टू यू, है ना। सोसाइटी में रह रहे हो उसकी सिक्योरिटी। पैटर्नलिस्टिक या ह्यूमनिस्टिक कंडीशंस, ह्यूमनिस्टिक समझ रहे हो ना, ह्यूमैनिटी से थोड़े बहुत रिलेटेड, कि जैसे आप रिटायरमेंट बेनिफिट्स दे रहे हो, ओल्ड एज बेनिफिट्स दे रहे हो, या फिर इंश्योरेंस बेनिफिट्स दे रहे हो, ये सब थोड़े लगते हैं ना दैट दे शो द ह्यूमन साइड ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, कि यार वो अपने एम्प्लॉइज़ की पर्सनल लाइफ के बारे में भी थोड़ा बहुत सोच रहा है। देन एम्प्लॉइज़ डिमांड, बेसिकली जैसे जैसे मैंने बोला था, ट्रेड यूनियंस होते हैं, लेबर यूनियंस होते हैं, ये थोड़े प्रेशर बनाते हैं मैनेजमेंट पे। तो ये एक तरह से प्रेशर बनाते हैं कि भाई हमें कुछ तो एक्स्ट्रा मिलना चाहिए ना, हम इतने मेंबरशिप है, लॉयल हैं ऑर्गेनाइजेशन के लिए, कमिटमेंट दिखा रहे हैं, उसके बदले कुछ तो दो। तो इसलिए एम्प्लॉयर्स एटीट्यूड, दे शो द एम्प्लॉयर्स एटीट्यूड ऑल्सो। क्यों? जैसे किसी एम्प्लॉय को लेट से लीव देनी थी एंड उसने पेड लीव दे दी, है ना, या वेकेशन के लिए लीव दे दी मैनेजर ने। सो ये सारी चीज़ें दिखा रहे हैं हाउ द एटीट्यूड ऑफ एम्प्लॉयर इज़ टुवर्ड्स यू, राइट। अच्छा एटीट्यूड है अगर दे रहा है लीव, एंड अच्छा नहीं है अगर नहीं दे रहा है, ऑब्वियसली रीजनेबल होना चाहिए। अट्रैक्शन एंड रिटेंशन ऑफ कॉम्पिटेंट स्टाफ, देखो आप छोटे छोटे बेनिफिट्स देते हो ना, तो सबको बहुत खुशी मिलती है ना, मोटिवेशन होएगी, ड्राइव होएगी, तो दे विल रिटेन इन द ऑर्गेनाइजेशन, रहेंगे ऑर्गेनाइजेशन में। बेटर ह्यूमन रिलेशंस, ऑब्वियसली सब खुशी का माहौल रहेगा ऑर्गेनाइजेशन में, राइट। टाइप्स पे आ जाओ। एक तो यही है पेड लीव्स वगैरह, ये सब क्या है, पेमेंट फॉर द टाइम दैट यू हैव नॉट इवन वर्क फॉर, ठीक है। प्रोटेक्शन अगेंस्ट हैजार्ड्स, ये वो है जो मैंने इंश्योरेंस वगैरह बताया। इंश्योरेंस बहुत सारी चीज़ों के लिए है ना, मान लो इंजरी हो जाती है किसी को, उसके अगेंस्ट है, या फिर इवन इलनेस के लिए होता है ना, बीमार पड़ जाओ तो समटाइम्स द कंपनी हेल्प्स। इंश्योरेंस बेनिफिट्स ये भी वही है, ठीक है, हॉस्पिटलाइजेशन वगैरह में है, डिसेबिलिटी में हेल्प करता है। देन देर इज़ एम्प्लॉई सर्विसेज, ये दो टाइप की हैं, देखो, इंट्राम्यूरल और एक्स्ट्रा म्यूरल, नाम से पता चल रहा है, इंटरनल, एक्स्ट्रा एक्सटर्नल। क्या होता है ये? जो भी ऑर्गेनाइजेशन की एस्टैब्लिशमेंट बोलते हो आप, अगर आप उन्हीं के बीच में अंदर ही अंदर कोई सर्विस प्रोवाइड कर रहे हो, जैसे कि लेट से आपकी ऑफिस है ये, इस ऑफिस के अंदर एक छोटी सी यहाँ पे बन रखी है कैंटीन, यहाँ पे बन रखी है लाइब्रेरी, तो ये क्या है, ऑफिस के एस्टैब्लिशमेंट में, कैंपस में, प्रीमाइज में देर इज़ सर्टन फैसिलिटीज़ दैट यू आर प्रोवाइडिंग। इवन लेट से फर्स्ट एड या मेडिकल इमरजेंसी के लिए कोई है, एम्बुलेंस की एक जगह है, लाइब्रेरी की जगह है, कैंटीन की जगह है, ये सारे आपको सर्विसेज जो हैं इंट्राम्यूरल सर्विसेज हैं, बिकॉज ये एस्टैब्लिशमेंट के अंदर हैं, इंटरनल हैं। उन एस्टैब्लिशमेंट के बाहर भी कुछ चीज़ें हो सकती हैं, जैसे मान लो आपके एम्प्लॉयज़ जो हैं, उसके चिल्ड्रन की एजुकेशन के लिए थोड़े बहुत
अरेंजमेंट्स या कोई और टाइप की सर्विसेज, या क्रैशेस की बात होती है, या फिर देर इज़ जो मैंने आपको बताया था क्लब मेंबरशिप्स टाइप, या क्रेडिट कार्ड्स वाली चीज़ें, ये सब एस्टैब्लिशमेंट में थोड़ी यूज़ हो रही है, एस्टैब्लिशमेंट से बाहर यूज़ हो रही है, राइट। सो वो इन एक्स्ट्रा म्यूरल में आ जाएंगी। तो इंट्रा एंड एक्स्ट्रा म्यूरल, दे आर द सर्विसेज दैट हैज़ प्रोवाइडेड, छोटी मोटी सर्विसेज। देन देर इज ओल्ड एज एंड रिटायरमेंट बेनिफिट्स, ये तो मैं बहुत बार बता चुका हूँ। लीगल पेमेंट्स, ये वो हैं जैसे प्रोविडेंट फंड वगैरह, जो यू आर ऑब्लाइज टू पे, स्टैट्यूटरी होती हैं। ठीक है जी। देन जो मैंने आपको एक टॉपिक पीछे छुड़वाया